पर कब्जे में हो रही देरी से बौखलाई पुतिन की सेना ने उसके अलग अलग शहरों पर तबाही मचाने वाले रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके लिए उसने दुनिया भर में बवंडर के नाम से पहचान बना चुके स्मिट्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह से किए गए और इनमें यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर रूसी सेना के तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर खड़े दिखाई दिए और हमले का आदेश मिलते ही इनके ऑपरेटर इन्हें सही पोजीशन पर ले जाते नजर आए। इसके बाद तो इनसे रॉकेट की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पूरे इलाके में धूल और धुआं फैल गया। просто летать на этой боевой машине, чтобы максимально качественно все выполнить। रूसी सेना ने इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। और अगर रूस ने इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मिट्ज का इस्तेमाल तेज किया तो यूक्रेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस सिस्टम से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं। एक रॉकेट जब फटता है तो वो करीब 67 हेक्टेयर के दायरे, मतलब एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है। इस सिस्टम की मदद से एक बार में इतनी भीषण तबाही मचाने वाले 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं और यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से क्लस्टर मिसाइल के साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही वजह है कि 1987 में सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब भी अपनी कैटेगरी के सबसे घातक हथियारों में शुमार है। वहीं यूक्रेन ने भारतीय रुपयों में महज 8,000 रुपए के हथियार से रूस के 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें रूस का एक हेलीकॉप्टर मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि ये रूसी सेना के सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टर का-52 का मलबा है, जिसे उसने सोवियत संघ के दौर में बने इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। और इस कामयाबी के बाद यूक्रेन के जवानों ने रूस का मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने रूस के जिस का-52 हेलीकॉप्टर को तबाह किया उसकी कीमत करीब $1.5 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा है, जबकि यूक्रेन ने जिस इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसे मार गिराया उसकी कीमत महज $100 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 रुपए है। और यूक्रेन के जवान ने कंधे पर रखकर इस्तेमाल किए जाने वाले इस सिस्टम की मदद से हमले के लिए पहुंचे रूसी हेलीकॉप्टर पर 2 मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल को तो का-52 ने चकमा दे दिया, लेकिन दूसरी मिसाइल से वो नहीं बच पाया और धमाके के बाद जमीन पर गिर गया। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसके लोगों को टॉर्चर करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट ठिकाना बनाया है, जो रूस के पूर्वी हिस्से में एक ऐसे द्वीप पर है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। और पुतिन ने इस खुफिया द्वीप पर यूक्रेन के करीब 5 लाख लोगों को बंधक बना रखा है। दावा यह भी किया गया कि यूक्रेन के इन लोगों को दस्तावेज जारी कर अगले 2 साल तक कहीं भी जाने पर रोक लगा दी गई। यूएन में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक इन 5 लाख लोगों में 1,20,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसके पीछे पुतिन की रणनीति यह है कि यूक्रेन के जिन शहरों में जंग जारी है वहां रूस का नियंत्रण मजबूत हो सके, यानी उन शहरों की बड़ी आबादी को यूक्रेन से बाहर ले जाकर रूस के राष्ट्रपति ने इसलिए नजरबंद कर दिया है ताकि वो जंग के बीच रूसी सेना के लिए किसी भी तरह से खतरा न बन सके। बताया गया कि बंधक बनाए गए लोगों से काम भी लिए जा रहे हैं और जो इसके लिए मना करता है उसे टॉर्चर किया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के कुछ लोगों को सखालिन नाम के एक ऐसे द्वीप पर भी भेजा है जो जबरदस्त सर्दी और लगातार बारिश के लिए जाना जाता है, और एक बार अगर कोई इस द्वीप पर चला गया तो उसके लिए वहां से भाग पाना नामुमकिन है। इस बीच जंग के करीब 2 महीने बीतने के बाद यूक्रेन ने पुतिन के गैस वाले प्लान में अड़ंगा डालने की तैयारी कर ली है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। अब तक यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन खबर है कि अब वो इंपोर्ट बंद करने के लिए नहीं कहने वाला, बल्कि वो रूस के तेल से अपनी जेब भरने की योजना बना रहा है। खबर है कि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के देशों के साथ नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसके तहत यूरोप तक नेचुरल गैस तो रूस की ही पहुंचेगी, लेकिन कमाई यूक्रेन की भी होगी। जंग छिड़ने से भी पहले से यूक्रेन की योजना कुछ और थी। यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस के तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन उसकी इस अपील का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। नेचुरल गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए यूरोप मजबूर है। मौजूदा हालात में रूस ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान पुतिन के लिए यही गैस और तेल उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गए, लेकिन अब माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने तेल और गैस के मामले में गेम पलटने की तैयारी कर ली है।
और एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत रूस के तेल और गैस से यूक्रेन की जेब भर सकती है। जेलेंस्की ने इसके लिए यूरोप के कुछ देशों से बातचीत भी कर ली है और माना जा रहा है कि जेलेंस्की के प्लान पर यूरोप के देश सहमत हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन की अगली मीटिंग में उनके प्लान को एजेंडा बनाया जा सकता है। प्लान यह है कि यूरोप तक तेल और गैस पहुंचाने के लिए यूक्रेन के रूट का इस्तेमाल हो और यही मांग यूरोप के देश रूस से करें। कुछ महीनों से यूरोप तक रूस की गैस केवल नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए पहुंच रही है, जबकि पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अलावा यूक्रेन के रास्ते भी यूरोप के देशों तक गैस पहुंचाई जाती थी। लेकिन यूक्रेन का रूट इस्तेमाल करने के लिए रूस को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रूस को ट्रांजिट फीस के तौर पर भारी भरकम रकम यूक्रेन को देनी पड़ती है। $200 करोड़ सालाना ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़। इतनी बड़ी रकम रूस हर साल यूक्रेन को इससे पहले देता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रूस ने सड़क के रास्ते गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिससे रूस का ट्रांजिट फीस के तौर पर होने वाला खर्च बच गया और यूक्रेन को होने वाली भारी भरकम कमाई बंद हो गई। रूस ने यह फैसला केवल यूक्रेन की कमाई पर कैंची चलाने के लिए नहीं किया, मतलब यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक गैस की सप्लाई रोकना भी पुतिन की एक सोची समझी चाल साबित हुई। क्योंकि जंग से कुछ महीने पहले सप्लाई का एक रूट बंद होने से यूरोप के पास गैस की सप्लाई भी सीमित हो गई। मतलब यह कि यूरोप के पास गैस का स्टॉक भी भरा नहीं जा सका। यूरोप में नेचुरल गैस के स्टॉक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सर्दियों में होता है। वहां सर्दियों में गैस की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि फरवरी के महीने तक यूरोप को गैस का स्टॉक जमा करने का मौका नहीं मिला, जबकि पहले से जमा स्टॉक सर्दियों के मौसम में खर्च हो गया। इसीलिए बिना गैस के यूरोप के सामने कुछ हफ्ते भी काम चलाना मुमकिन नहीं बचा। मतलब यह कि पुतिन जानते थे कि फरवरी खत्म होने से पहले जब जंग छिड़ेगी तब तक यूरोप के पास गैस का स्टॉक खाली हो चुका होगा। नतीजा यह होगा कि न चाहते हुए भी यूरोप को गैस रूस से ही लेनी पड़ेगी। दूसरी तकलीफ यह है कि यूक्रेन वाला गैस का रूट बंद होने की वजह से यूरोप अब भी गैस का स्टॉक भरने में नाकाम है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई उतनी नहीं हो रही जिसे यूरोप इस्तेमाल भी कर ले और जमा भी कर ले। जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तैयार होने के बावजूद जर्मनी ने रोक दी। पाइपलाइन बनाई गई थी यूरोप तक रूस से होने वाली गैस की सप्लाई दुगनी करने के लिए, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के फौरन बाद जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू नहीं होने देगा। हालांकि यूरोप में चल रही गैस की मौजूदा किल्लत रूस से ज्यादा यूरोप को परेशान करने वाली है। इसीलिए जेलेंस्की प्लान बना रहे हैं कि वो पुतिन के प्लान में अड़ंगा लगा पाएं। जेलेंस्की की योजना यह है कि यूरोप के देश रूस से गैस की सप्लाई बढ़ाने को कहें। सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस को यूक्रेन के सड़क वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल करने के लिए पुतिन को भारी भरकम ट्रांजिट फीस यूक्रेन को देनी पड़ेगी। मतलब यह कि रूस की गैस से यूक्रेन पैसे कमा पाएगा। रूस की गैस के एक्सपोर्ट से जेलेंस्की अपनी जेब भर पाएंगे। यानी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का खर्च यूक्रेन रूस की ही गैस से निकाल पाएगा। हालांकि जेलेंस्की का यह प्लान काम करेगा, इसकी गुंजाइश कुछ कम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिलहाल तेल और गैस की डील में यूरोप मजबूर और पुतिन मजबूत है। यानी मोल भाव करने की यूरोप की ताकत नहीं है। अगर यूरोप की शर्त को पुतिन न भी माने